हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 6, जिसमें आज हम फजान रूल, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और साथ ही साथ आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बाद हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करेंगे, यानी कि संकरण, साथ ही साथ आपका संयोजी आबंध सिद्धांत और फजान रूल, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले भी आपको इससे पहले के लेक्चर की थोड़ी चीज़ें बता दें कि हमने इससे पहले के लेक्चर में आपको डाइपोल मूवमेंट पढ़ाया था, यानी कि जिसे क्या कहते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण का नाम देते हैं। अगर हम बात करें किसकी, डाइपोल मूवमेंट की, तो यहाँ पर जो द्विध्रुव आघूर्ण है उसके लिए मैंने बताया था कि अनसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल दो तरीके के मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें हम ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, और जिनका डाइपोल मूवमेंट शून्य होगा उनको हम क्या कहते हैं, नॉन पोलर, और वहीं पे जिनका डाइपोल मूवमेंट शून्य के बराबर नहीं होगा उसको हम कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, तो हमने डाइपोल मूवमेंट निकालने का एक फार्मूला बताया था जिसका जो मान था वो किसके बराबर था, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और उन दोनों के केंद्र यानी कि सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी के प्रोडक्ट को यानी कि गुणनफल को क्या कहते हैं, डाइपोल मूवमेंट कहते हैं। तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है उसका डाइपोल मूवमेंट हमने बताया था। साथ ही साथ यहाँ पे सिमेट्रिकल, मैंने बोला था डाइपोल मूवमेंट दो तरीके से दो मॉलिक्यूल्स में देखेंगे, एक सिमेट्रिकल पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है और वहीं पे एक अनसिमेट्रिकल पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है। तो जो सिमेट्रिकल पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल होगा उसकी अगर हम बात करें, सिमेट्रिकल का मतलब हमने बताया था कि उसके इक्वल हाफ हो सकें। ठीक है, यानी कि सिमेट्रिकल का मतलब होता है अगर हम उसको बराबर भागों में विभाजित कर सकें। तो अगर सिमेट्रिकल पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है, कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिकल पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है। तो सिमेट्रिकल पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि जो म्यू है इसकी वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है, क्योंकि सिमेट्रिकल में जो डाइपोल मूवमेंट है वो क्या हो जाता है, नेग्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, देन अगर हम यहीं पे बात करें अनसिमेट्रिकल की, अनसिमेट्रिकल पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की, तो ये आपका कैसा होगा, इसमें म्यू की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ये मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे, पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे, और यहाँ पे म्यू इज इक्वल टू 0, तो ये कैसे हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल भी मैंने आपको बता दिया था। एग्जाम्पल के तौर पर सबसे पहले मैंने सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स में CO2 लिया था जिसको हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। देन हमने आपको बताया था कि इसके साथ साथ हम और क्या क्या चीज़ें ले सकते हैं, BF3, CH4 यानी कि मीथेन। यहीं पे अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स में हमने वाटर, अमोनिया और मेथिल क्लोराइड का एग्जाम्पल लिया था। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या थे, जो अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स थे उनका कुछ ना कुछ डाइपोल मूवमेंट था। ठीक है, जैसे कि वाटर का डाइपोल मूवमेंट कितना है, 1.84, यहीं पे जो आपका अमोनिया था उसका 1.46, वहीं पे मेथिल क्लोराइड का 1.86। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या होती है, डेबाई। ठीक है, और डेबाई को मैंने क्या बोला था कि जो यूनिट है किसका, डाइपोल मूवमेंट का, उसको हम क्या कहते हैं, डिवाई। और डिवाई, एक डिवाई इक्वल टू होता है 10⁻⁻18 ESU क्या, सेंटीमीटर, ESU सेंटीमीटर। तो यहीं पे हमने बताया था इसकी यूनिट भी कि एक डिवाई की वैल्यू होती है 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर। लेकिन अगर उसी को आप MKS या SI सिस्टम में बदलोगे तो SI सिस्टम में कूलाम मीटर हो जाएगा, बट यहाँ पे मान कितना हो जाएगा, 3.33 × 10⁻⁻30 कूलाम मीटर। ये हो गया इसका SI यूनिट। क्लियर हो गया। तो ये आपका एक डिवाई की वैल्यू थी, किससे रिलेटेड, ESU सेंटीमीटर में देखें, और वहीं पर अगर हम SI यूनिट यानी कि कूलाम मीटर में देखें। क्लियर हो गया। इसके साथ साथ इसके आगे और चलने पर हमने बताया था कि इनके कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को अगर आप देखेंगे तो जैसे कि कई सारे मॉलिक्यूल्स थे, AX टाइप का, AX2 टाइप का, ऐसे लेकर हम AX से लेकर A7 तक हमने आपको इनकी ज्योमेट्री बताई थी। और कौन कौन सी ज्योमेट्री है
जिनमें डाइपोल मोमेंट 0 होगा और कौन कौन सी ज्योमेट्री है जिनमें डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। ये चीज़ें हमने आपको क्लियर की थी। तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट करते हैं, जिसे हम कहते हैं क्या, फजान रूल। किसे क्या कहते हैं, फजान रूल का नाम देते हैं। लेकिन इससे भी पहले थोड़ी सी चीज़ें आपको समझनी है। वो क्या है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि अगर आपके पास ट्रांस आइसोमर हो, एक क्वेश्चन है वो आप क्या है समझ लीजिए। अगर आपके पास ट्रांस आइसोमर हो और वहीं पे सिस आइसोमर हो तो किसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा। मतलब आपको पता है ट्रांस आइसोमर और सिस आइसोमर में डिफरेंस क्या होता है। सेम ग्रुप अगर अपोजिट साइड पे यानी कि 180 डिग्री बना रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, आपके ट्रांस बोलते हैं, ठीक है। वहीं पे अगर सेम ग्रुप क्या हो, सेम साइड हो, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सिस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मान लेते हैं आपके पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है म्यू किसका, ट्रांस आइसोमर का, ट्रांस आइसोमर का, और वहीं पे म्यू किसका, सिस आइसोमर का। अगर देखें तो इन दोनों में से किसका ज़्यादा होगा, ठीक है, किसका ज़्यादा होगा। ऑप्शन नंबर 1 ट्रांस का या ऑप्शन नंबर 2 सिस का, ठीक है। मतलब म्यू की वैल्यू अगर हम देखें तो म्यू यानी कि डाइपोल मोमेंट किसका ज़्यादा होगा, ट्रांस का ज़्यादा होगा और वहीं पे या फिर सिस का ज़्यादा होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि डाइपोल मोमेंट नेग्लेक्ट कब होता है, तभी नेग्लेक्ट होता है जब इसके अपोजिट वैल्यूज होते हैं। मतलब एक तरीके से जैसा कि BF3 में बताया था, रिजल्टेंट अपोजिट हों तो इसकी वैल्यूज क्या हो जाती हैं, नेगेटिव हो जाती हैं, यानी कि इसमें माइनस हो जाएंगी और माइनस होने पर जो वैल्यू है वो कितनी आ जाती है, 0 आ जाती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें किसकी, ट्रांस और सिस में, तो जैसा कि ट्रांस पोजीशन क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं हम कोई मॉलिक्यूल ले लेते हैं, जैसे कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, और आपको पता है एल्कीन आपके जो है यानी कि जो CnH2n टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपके सिस और ट्रांस यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो यहाँ पर एक पे Cl लगा दिया, एक इधर Cl लगा दिया और यहीं पे इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन लगा दिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका कौन सा, ट्रांस हो गया। और यहीं पर आपका एक इसी को अगर हम किस में कन्वर्ट करना चाहें, सिस में कन्वर्ट करना चाहें तो सिस में कन्वर्ट करने के लिए एक ही साइड पे लगा देंगे। मतलब Cl इधर है और Cl इधर है, ठीक है, और वहीं पे हाइड्रोजन इधर है और हाइड्रोजन इधर है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे तो इस क्लोरीन और इस क्लोरीन के बीच ये सीधी सीधी लाइन जा रही है। मतलब एक तरीके से ये जो बॉन्डिंग है वो कितने डिग्री का कोण बना रहा है इनके बीच, ठीक है, इनके बीच बन रहा है 180 डिग्री का, यानी कि बहुत ही दूर है। और इसका डाइपोल मोमेंट इधर और इसका डाइपोल मोमेंट इधर रहेगा तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। वहीं पे इसका डाइपोल मोमेंट इधर है और इसका डाइपोल मोमेंट इधर है तो दोनों एक दूसरे के लगभग डायरेक्शंस में, तो रिजल्टेंट मिलेगा और रिजल्टेंट मिलेगा। साथ ही साथ इसमें भी डाइपोल मोमेंट इधर है और इसमें भी डाइपोल मोमेंट इधर है तो रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में मिलेगा। और जब रिजल्टेंट मिल रहा है तो क्या इसका डाइपोल मोमेंट 0 होगा, नहीं होगा। तो यहीं पे ट्रांस और सिस की अगर बात करें, ठीक है, तो ट्रांस और सिस में ट्रांस का जो डाइपोल मोमेंट होता है ये अप्रॉक्स 0 या वेरी लो होता है, या वेरी लो होगा, लेकिन सिस का कभी भी 0 नहीं होता है, ठीक है, यानी कि सिस का कभी भी 0 नहीं होगा, ठीक है। यानी कि आप अगर सिस और ट्रांस आइसोमर का कंपैरिजन करें तो सिस का जो डाइपोल मोमेंट है वो 0 नहीं होगा, मतलब हाई होता है। और वहीं पे अगर हम ट्रांस आइसोमर की बात करें तो उनका जो वैल्यू है वो कितना होता है, 0 के आसपास या बहुत ही कम होता है, ठीक है। अब हम टॉपिक अगला स्टार्ट करते हैं, फजान रूल। चलिए, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है फजान रूल। इससे हम बहुत सारी चीज़ें पता कर सकते हैं। जैसे अगर हमें पोलराइजिंग पावर पता हो तो पोलराइजिंग पावर के द्वारा हम पता कर सकते हैं कोवैलेंट कैरेक्टर किसका ज़्यादा है, ठीक है, कई सारी चीज़ें हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम टॉपिक का नाम लिख लेते हैं आज का, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं फजान रूल, यानी कि फजान का नियम, ठीक है। और ये फजान का रूल जो है ये आप किस में पढ़ते हैं, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहली बात कि
हम अगर बात करें कोवैलेंट कैरेक्टर्स की, ठीक है, कोवैलेंट कैरेक्टर्स की मतलब कोई कंपाउंड दे दिया गया उसमें कितना कोवैलेंट कैरेक्टर है, किसका ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर यानी कि सहसंयोजक प्रकृति किसकी ज़्यादा है और किसकी कम है, तो ये हम किससे पता करते हैं, किससे, फजान रूल से पता करते हैं। यानी कि इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, इसका यूज किया जाता है यूज फॉर स्टडी ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर, ठीक है, कोवैलेंट कैरेक्टर पता करने के लिए इसका क्या करते हैं हम लोग, यूज करते हैं, ठीक है। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ पोलराइजेशन, यानी कि अगर हम बात करें पोलराइजेशन और इंक्रीज्ड कोवैलेंट कैरेक्टर डिपेंड्स अपॉन अ नंबर ऑफ फैक्टर, मतलब अगर फजान रूल के हिसाब से यहाँ पर हम किसकी बात करें, आपके पास दो, एक A प्लस है और एक B माइनस है, ठीक है। अब ये दोनों जो A प्लस और B माइनस हैं ये पोलर मॉलिक्यूल्स की तरह बिहेव करेंगे, किसकी तरह बिहेव करेंगे, पोलर मॉलिक्यूल्स की तरह बिहेव करेंगे। तो ये हो गया क्या, ये हो गया कैटायन, ये हो गया कैटायन और यहीं पे ये हो गया आपका क्या, एनायन, ठीक है, ये हो गया एनायन, क्योंकि कैटायन और एनायन तो जानते हो, जिस पे पॉजिटिव चार्ज वो क्या होगा आपका धनायन कहलाएगा और जिस पे नेगेटिव चार्ज होगा वो क्या कहलाएगा, आपका एनायन कहलाएगा। तो अगर हमें कोवैलेंट कैरेक्टर की स्टडी करनी है तो किसको हम देखेंगे, फजान्स रूल को देखेंगे। और ये कोवैलेंट कैरेक्टर कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, और उन फैक्टर्स का हम पहले क्या कर लेते हैं, नाम लिख लेते हैं। सबसे पहला फैक्टर यहाँ पे हम बात कर लेते हैं फैक्टर्स की, और ये फैक्टर्स किन किन चीज़ों पे, मतलब किन किन चीज़ों को इफेक्ट करते हैं, कोवैलेंट कैरेक्टर को इफेक्ट करते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर पोलराइजेशन यानी कि ध्रुवीकरण को भी इफेक्ट करते हैं। तो पोलराइजेशन एक टर्म है, अभी बताएंगे कहाँ पे पोलराइज होना है, किसको पोलराइज होना है। तो पोलराइजेशन यानी कि इसको हम कहते हैं ध्रुवीकरण, इसको भी अफेक्ट करते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स हैं, तो सबसे पहला फैक्टर है वो है स्मॉल साइज ऑफ कैटायन। सबसे पहला फैक्टर क्या है यहाँ पर, फैक्टर नंबर 1 ये है स्मॉल साइज ऑफ कैटायन। मतलब अगर हमें कोवैलेंट कैरेक्टर देखना है तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो एक तरीके से जो कैटायन होना चाहिए उसका साइज बहुत ही स्मॉल होना चाहिए। और वहीं पर अगर हम बात करें किसकी, एनायन की, तो दूसरा है लार्ज साइज ऑफ एनायन। तो लार्ज साइज ऑफ एनायन होना चाहिए, यानी कि जो नेगेटिव आयन है उसका साइज क्या होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। साथ ही साथ अगर हम देखें तो तीसरा ऑप्शन होना चाहिए लार्ज चार्ज ऑन आइदर एटम, ठीक है, ऑन आइदर एटम, मतलब दोनों आपके जो एटम्स हैं, ठीक है, उनमें से किसी एक पर, ठीक है, किसी एक पर आपका क्या हो, बहुत अधिक चार्ज हो, ठीक है। अब एक पे चार्ज होगा तो चार्ज दोनों पे कैलकुलेट करेंगे। जैसे मान लीजिए, मान लेते हैं सपोज दैट AlCl3 लिखा है, जिसको हम कहते हैं एल्युमिनियम क्लोराइड, तो इस पे +3 है तो इस पे भी टोटल -3 आएगा, लेकिन क्लोरीन का कितना होता है, -1। तो यहाँ पे एल्युमिनियम पे +3 है और क्लोरीन पे -1 है, तो यहाँ पर एल्युमिनियम पे देखेंगे तो +3 चार्ज, तो इसका कोवैलेंट कैरेक्टर थोड़ा ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें चार्ज के ऊपर भी डिपेंड करती हैं, ठीक है। और अगला है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन, किस पे डिपेंड करता है, फोर्थ, ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन, यानी कि धनायन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर भी क्या करता है, निर्भर करता है। तो ये 4 पॉइंट हैं जिसके बेसिस पर आप फजान्स रूल को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे किसकी, कि फजान का रूल किसके लिए यूज किया जाता है। फिर से सुन लीजिए, फजान का रूल पोलराइजेशन यानी कि ध्रुवीकरण की जो मैग्नीट्यूड है उसको पता करने के लिए यूज किया जाता है, और साथ ही साथ, ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर आपके कोवैलेंट कैरेक्टर कंपाउंड में कितना है उसके लिए पता किया जाता है, ठीक है। सबसे पहला क्या है, स्मॉल साइज ऑफ कैटायन। तो अगर स्मॉल साइज ऑफ कैटायन की बात करें तो यहाँ पर जितना आपके कैटायन की साइज ग्रेटर होगी, मतलब स्मॉल साइज ऑफ कैटायन ग्रेटर होगा, मतलब जितना छोटा कैटायन होगा, ठीक है, उसकी पोलराइजिंग पावर भी उतनी ज़्यादा होगी, यानी कि
अगर हम बात करें तो छोटे कैटायन का पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होता है, यानी कि इस बॉन्ड में, यानी कि जो बॉन्ड बनेगा उसका कोवैलेंट नेचर भी ज़्यादा होगा। यानी कि अगर हम सिर्फ बात करें किसकी, साइज ऑफ कैटायन की, तो जितना छोटा यहाँ पे हम क्या लेंगे, कैटायन लेंगे, ठीक है, क्या लेंगे, छोटा कैटायन। इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, पोलराइजिंग पावर, ठीक है, पोलराइजिंग पावर। और पोलराइजिंग पावर अगर आपका किसके ऊपर डिपेंड करता है भाई, आप सिंपल सी बात समझिए, पोलराइजिंग पावर होता है किसका, कैटायन का। तो स्मॉल साइज ऑफ कैटायन में अगर देखें पोलराइजिंग पावर यहाँ पे तभी ज़्यादा होगा जब साइज ऑफ कैटायन जितना छोटा होगा। तो पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है तो साइज ऑफ कैटायन छोटा होगा, ध्यान से सुनिएगा, और साइज ऑफ कैटायन छोटा है तो पोलराइजिंग पावर उस कैटायन का ज़्यादा होगा। जैसे मान लेते हैं यहीं पे आपके पास मान लो बेरिलियम है, ठीक है, बेरिलियम है, सोडियम है और यहीं पे पोटेशियम है, ठीक है। तो या बेरिलियम है, सोडियम है, पोटेशियम में लिया है, तो यहाँ पे सबसे छोटा कौन होगा, बेरिलियम का। बाकी इन दोनों में अगर हम छोटा देखें तो सोडियम पहले आता है, देन पोटेशियम आता है, ठीक है, ग्रुप में। तो इसमें छोटा कौन है, सोडियम है, और इसमें बड़ा कौन है, पोटेशियम है। तो अगर हम ऑर्डर देखें इस कैटायन के स्मॉलेस्ट साइज का, तो सबसे छोटा कौन है भाई, Be2+, उससे छोटा कौन है आपका Na+, उससे बड़ा कौन है Na+, और सबसे बड़ा कौन है यहाँ पे K+। तो पोलराइजिंग पावर भी ऐसे डिपेंड करेगा, सबसे छोटा यहाँ पे अगर हम साइज का ऑर्डर की बात करें तो सबसे छोटा कौन है यहाँ पे Be2+, उससे बड़ा सोडियम का आयन, और यहीं पे उससे बड़ा कौन है, पोटेशियम। तो पोलराइजिंग पावर भी इसका उल्टा होता है, जितना साइज छोटा उतना ही पोलराइजिंग पावर ज़्यादा। तो पोलराइजिंग पावर का अगर ऑर्डर देखें तो पोलराइजिंग पावर सबसे ज़्यादा किसका होगा, बेरिलियम का, उससे कम सोडियम का, और सबसे कम किसका होगा, पोटेशियम का। यानी कि कैटायन जितना स्मॉल होगा, ठीक है, उसका पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा। तो इसीलिए लिखा है स्मॉल साइज ऑफ कैटायन, यानी कि धनायन की जो साइज है वो छोटी होगी तो पोलराइजिंग पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो ये हो गया। और जब पोलराइजिंग पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा तो ऐसे समय में कोवैलेंट कैरेक्टर भी बॉन्ड का ज़्यादा होगा, यानी कि कोवैलेंट नेचर ऑफ बॉन्ड, ठीक, क्या होता है, इंक्रीज करता है। कोवैलेंट नेचर ऑफ बॉन्ड क्या करेगा, यहाँ पे इंक्रीज करेगा, क्लियर। तो ये हो जाएगा। यहीं पे दूसरा अगर हम देखें लार्ज साइज ऑफ एनायन, तो जैसा कि आपको पता है अगर कैटायन छोटा होगा तो पोलराइजिंग पावर यहाँ पे क्या होगी, उसकी ज़्यादा होगी। वहीं पर अगर हम बात करें किसकी, एनायन की, तो अगर यहाँ पर किसका, अगर एनायन का यहाँ पे क्या ज़्यादा हो, तो एनायन का क्या ज़्यादा हो, उसकी साइज ज़्यादा हो, यानी कि लार्ज साइज हो, तो उसका पोलराइजेशन ज़्यादा होता है। यानी कि अगर हम यहाँ पे पोलराइजिंग पावर देखें तो पोलराइजिंग पावर कैटायन का ज़्यादा होगा। और वहीं पे अगर हम बात करें किसकी, आपके एनायन की, तो एनायन का अगर साइज बिगर है, यानी कि बड़ा है इन कंपैरिजन टू कैटायन, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका पोलराइजेशन ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, पोलराइजेशन के, और पोलराइजेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो कोवैलेंट नेचर, कैसा नेचर, कोवैलेंट नेचर ऑफ बॉन्ड, यानी कि बंध की जो सहसंयोजक प्रकृति है वो भी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगा, यानी कि बढ़ जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये दो तो फैक्टर आपके फजान रूल के क्लियर हो गए। किसके लिए, कोवैलेंट नेचर ऑफ बॉन्ड के लिए। सबसे पहले यहाँ पे आपके जो फैक्टर्स थे उसमें क्या था, स्मॉल साइज ऑफ कैटायन, जिनमें क्या है, पोलराइजिंग पावर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि पोलराइजिंग पावर तभी ज़्यादा होगा जिसको हम कहते हैं ध्रुवीकरण क्षमता कहते हैं। और यहाँ पर कोवैलेंट नेचर ऑफ बॉन्ड की बात करें तो वो भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा यहाँ पे। तो यहाँ पर आपके पोलराइजिंग पावर की अगर बात करें तो जो ध्रुवीकरण क्षमता है वो अगर बढ़ेगा तो कोवैलेंट नेचर बॉन्ड का भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। यहीं पे अगर हम एनायन की बात करें तो एनायन का साइज बढ़ेगा तो पोलराइजेशन बढ़ेगा। किसका पोलराइजेशन बढ़ेगा, एनायन का पोलराइजेशन बढ़ेगा, और जिससे क्या होगा, कोवैलेंट नेचर ऑफ बॉन्ड भी इंक्रीज करेगा। तो ये दो फैक्टर्स तो आपने देख लिए। तीसरा फैक्टर क्या है, लार्ज चार्ज ऑन आइदर वन एटम, मतलब किसी एक एटम पर अगर हम देखें तो किसी एक आयन पर, यहाँ पे जो आयन्स हैं उनमें जो चार्ज है वो अगर ज़्यादा होगा तो ऐसे समय में भी आपका
ये जो आइदर आयन लिख सकते हो यहाँ पे, क्योंकि चार्ज की बात कर रहे हैं तो वहां पे भी हम क्या देख सकते हैं, जिसका चार्ज ज्यादा होगा उसका भी पोलराइजिंग पावर क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब जैसे जैसे चार्ज इंक्रीज करेगा, ठीक है, एज द चार्ज ऑन द आयन इंक्रीजेज द इलेक्ट्रोस्टैटिक, एक तरीके इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फॉर द आउटर इलेक्ट्रॉन विल आल्सो इंक्रीज। मतलब हम किसी भी आयन पे अगर हम चार्ज देखें, अगर चार्ज क्या है, ज्यादा है, ठीक है, तो आपको पता है चार्ज ज्यादा है तो इसका मतलब क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा और इफेक्टिव साइज छोटी होगी, और साइज छोटी होगी तो इससे क्या होगा, मान लेते हैं हम कैटायन की बात करते हैं, कैटायन पे चार्ज ज़्यादा है यानी कि +1 +2 +3 करके जा रहा है तो उसका साइज बहुत छोटा होगा। यहीं पे एनायन का साइज ज़्यादा है तो वहाँ पे -1 -2 -3 होगा, ऐसे करके तो उसका साइज बड़ा हो जाएगा। तो दोनों फैक्टर्स को क्या कर रहा है, यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब कैटायन का साइज बड़ा होगा तो कैटायन का साइज नहीं, कैटायन पे चार्ज बड़ा होगा तो उसका साइज छोटा होगा, यहीं पे एनायन पे चार्ज बड़ा होगा इन नेगेटिव पोर्शन तो उसका साइज बड़ा होगा। तो इसीलिए यहाँ पे किसी भी एटम के जो आयन है, चाहे वो कैटायन हो चाहे एनायन हो, उसका अगर चार्ज इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब ध्यान में रखिएगा कि उसका कोवैलेंट नेचर ऑफ बॉन्ड भी क्या करेगा, कोवैलेंट नेचर ऑफ बॉन्ड भी यहाँ पे क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, ये सारे फैक्टर्स हैं। और लास्ट फैक्टर है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कैटायन। अगर हम बात करें कि धनायन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो यहाँ पर अगर हम कैटायन की बात करें तो फॉर द 2 आयन्स ऑफ द सेम साइज एंड चार्ज, मतलब आपके पास क्या है, कैटायन है और कैटायन कितने हैं, 2 दिए हैं, उनमें कंपेयर करना है और उनका साइज क्या आ रहा है, लगभग सेम आ रहा है। ठीक है, तो वहां पर हम क्या देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। क्या देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। और मतलब यहाँ पे पोलराइजिंग पावर जो है कैटायन की उसकी ज़्यादा होगी, जिसका स्टेबल यानी कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखें कि कुछ आपके पास जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैग्नीशियम और बेरिलियम है, किसकी बात कर लें, मैग्नीशियम और बेरिलियम की, तो दोनों पे अगर चार्ज देखें तो यहाँ पे अब पता करना है कोवैलेंट कैरेक्टर किसका ज़्यादा होगा। तो मैग्नीशियम और बेरिलियम में अगर देखोगे आप तो मैग्नीशियम का जो एक तरीके से सेल नंबर है वो कम है कि ज़्यादा है, भाई बेरिलियम का कम होता है और मैग्नीशियम का ज़्यादा होता है, तो बेरिलियम पहले आएगा देन मैग्नीशियम आएगा। तो जिसका क्या अगर देखें, जिसका साइज छोटा है, ठीक है, उसका क्या है, पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है, उसका कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है। तो यहाँ पे अगर हमारे पास सेम चार्ज वाली चीज़ें दे दी जाएँ तो यहाँ पर हम सीधे सीधे क्या देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम मैग्नीशियम का देखें तो ये जाएगा किसकी तरह बनना चाहेगा, 8 मतलब ये नियॉन की तरह बनना चाहेगा, और यहाँ पे ये 2 होगा यानी कि हीलियम की तरह बनना चाहेगा। यानी कि इसका पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखें तो नोबल गैस के सबसे पहले वाले से मिल रहा है, और यहाँ पे पोलराइजिंग पावर बेरिलियम का ज़्यादा है। इसी वजह से कोवैलेंट कैरेक्टर कंपाउंड किसका ज़्यादा होगा, बेरिलियम का ही ज़्यादा होगा। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे 4 थे जिनके थ्रू हमने फजान रूल को यानी कि फजान का नियम आपको बताया, और इस फजान रूल के आपके 4 फैक्टर्स थे जिनके थ्रू कोवैलेंट कैरेक्टर का पता कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, यानी कि सहसंयोजक जो प्रकृति है एक बॉन्ड के अंदर उसको हम पता कर सकते हैं। फिर से सुन लीजिए कौन कौन सा, स्मॉल साइज ऑफ कैटायन, स्मॉल साइज ऑफ कैटायन अगर होगा तो अगर हमारा कैटायन बहुत छोटा होगा तो उसका पोलराइजिंग पावर यानी कि ध्रुवीकरण क्षमता भी ज़्यादा होगी, और अगर ध्रुवीकरण क्षमता ज़्यादा है तो कोवैलेंट नेचर भी बॉन्ड का ज़्यादा होगा। यहीं पे लार्ज साइज ऑफ एनायन है, मतलब हमारा जो रेडायन है उसका क्या है, साइज बड़ा है। तो रेडायन का साइज बड़ा है तो उसका पोलराइजिंग पावर नहीं, उसका पोलराइजेशन ज़्यादा होगा। पोलराइजिंग पावर तो कैटायन का होता है, पोलराइजेशन यानी कि ध्रुवीकरण किसका होता है, एनायन का होता है। ठीक है, तो उसमें भी कोवैलेंट नेचर ऑफ बॉन्ड क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। देन आपका लार्ज चार्ज ऑन आइदर आयन, मतलब ईदर आयन पे यानी कि किसी एक आयन पे अगर हम देखें, चाहे वो कैटायन हो चाहे एनायन हो, उस पर अगर ज़्यादा चार्ज होगा तो वो कैसा होगा, उसका भी बॉन्ड का कोवैलेंट नेचर क्या होगा, बड़ा होगा। यहीं पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कैटायन का है ये आपका अगर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की तरह है तो उससे भी हम पता कर सकते हैं कि किसका कोवैलेंट कैरेक्टर यहाँ पे ज़्यादा होगा। क्लियर। तो ये तो बात हुई आपके फजान रूल की।
अब हमारा जो अगला टॉपिक है ये है VBT, ठीक है, जैसे हम क्या कहते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है, या संयोजी आबंध सिद्धांत, क्या कहते हैं संयोजी आबंध सिद्धांत का नाम देते हैं। तो चलिए हमारा अगला टॉपिक है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। कौन सा है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसको हम कहते हैं शॉर्टकट में BBT, या इसको कहते हैं संयोजकता आबंध सिद्धांत। क्या कहते हैं? संयोजकता आबंध सिद्धांत, ठीक है, ये हो गया। तो चलिए सबसे पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं और इसके जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में हम क्लियर करते हैं। तो सबसे पहली बात, तो इसे डेवलप यानी कि किसके द्वारा ये थ्योरी दी गई थी, तो उनका नाम है हिटलर और लंदन, इनके द्वारा यहाँ पर क्या किया गया था, इनका नाम दिया गया था इन 1927। तो किसके द्वारा? हिटलर, ठीक है, एंड लंदन द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा? हिटलर एंड लंदन द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? 1927 में, और फिर बाद में इसको क्या किया गया, मॉडिफाई भी किया गया 1931 में, ठीक है। तो 1927 में ये सबसे पहले क्या किया गया था, डेवलप किया गया था, यानी कि बनाया गया था, और इसको मॉडिफाई किया गया था, मॉडिफाइड बाय, ठीक है। ये किसके द्वारा मॉडिफाई किया गया? पाउलिंग और स्लेटर द्वारा। किसके द्वारा? पाउलिंग एंड स्लेटर द्वारा मॉडिफाई किया गया, मतलब इसमें कुछ चेंजेस किए गए, वो भी कब? 1931 में, ठीक है। तो सबसे पहली बात, तो यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछे कि VBT किसने दिया था, तो आप बोलोगे हिटलर और लंदन ने दिया था। लेकिन अगर यहीं पे आपसे पूछा जाए कि मॉडिफाई किसने किया, तो पाउलिंग और स्लेटर ने इसमें कुछ रूल्स और ऐड किए थे, यानी कि जो इनकी कमियां थी उसको दूर किया, और इसके बाद इन्होंने इसको फिर से एक नया क्या दिया, प्रारूप दिया, जिसके बेसिस पर जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, यानी कि संयोजकता आबंध सिद्धांत है, ये आपका कई वर्षों तक सफल रहा और अभी भी सफल है कई चीज़ों को लेकर के। इसके बाद आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी आता है, ठीक है, जिसको आणविक कक्षक सिद्धांत भी कहते हैं। देन आपका वेस्पर भी है। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तो चलिए इस पर फोकस करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर, अगर हम VBT का सबसे पहला पॉइंट देखें, तो अगर हमें कोवैलेंट बॉन्ड बनाना है, तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे देखिए, वो भी किसका? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का। टू फॉर्म अ कोवैलेंट बॉन्ड, क्या बनाना है? कोवैलेंट बॉन्ड बनाना है। तो दो एटम्स को बहुत ही पास होना चाहिए, यानी कि 2 एटम्स मस्ट कम क्लोज टू ईच अदर, जिससे कि उनका जो ऑर्बिटल है, ठीक है, वो आपस में ओवरलैप कर सके, अतिव्यापित हो सके। तो सबसे पहला पॉइंट जो है किसका? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, वो क्या है कि जो एटम्स हैं, ठीक है, एटम्स किसके लिए? कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, टू फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड, यानी कि सहसंयोजक बंध बनाने के लिए, ठीक है, एटम्स मस्ट कम क्लोज, ठीक है, एटम्स मस्ट कम क्लोज, मतलब बहुत ही पास आने चाहिए, और इतना पास आना चाहिए जिससे कि क्या हो सके, इनके बीच ओवरलैपिंग हो सके, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं अतिव्यापन, अतिव्यापन हो सके, ठीक है, अतिव्यापन, और इसको ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है कि जो कोवैलेंट बॉन्ड अगर बनाना है, यानी कि सहसंयोजक बंध बनाना है, तो जो एटम्स हैं, यानी कि जो परमाणु हैं, उनको आपस में बहुत ही क्लोज आना है, यानी कि उनका ओवरलैपिंग होना चाहिए, अर्थात अतिव्यापन होना चाहिए। देन आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है? जो ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं, उनमें
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, और जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी स्पिन जो है वो अपोजिट स्पिन की होनी चाहिए, ठीक है। तो ऑर्बिटल्स should have unpaired इलेक्ट्रॉन्स मतलब जो ऑर्बिटल्स हैं उनके पास क्या होना चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ठीक है। और दीज इलेक्ट्रॉन्स मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन, दीज इलेक्ट्रॉन्स should be of opposite spin मतलब अगर एक ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन ऐसे ही घूम रहा है तो दूसरे ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमना चाहिए, ठीक है। मतलब अपोजिट स्पिन का होना चाहिए, क्लियर। देन आपका तब जाके ओवरलैपिंग वहाँ पे होगा, नहीं तो उनमें रिपल्सन होगा और रिपल्सन की वजह से ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगा। थर्ड पॉइंट, ओवरलैपिंग होने के बाद, ठीक है, आफ्टर ओवरलैपिंग एक न्यू लोकलाइज्ड बॉन्ड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और जो कि या जहां पर हम बोल सकते हैं मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है किसके मिलने की, इलेक्ट्रॉन के मिलने की, ठीक है। तो यहां पर अगर देखें तो आफ्टर ओवरलैपिंग अगर हमारा क्या हो गया, ओवरलैपिंग हो गया, तो ओवरलैपिंग के बाद a new localized bond orbital is formed। मतलब यहाँ पे एक जब ओवरलैपिंग हो जाएगा, जैसे मान लेते हैं S और S के बीच ओवरलैपिंग हुआ, S और P के बीच हुआ, ठीक है, यहीं पे P और P के बीच हुआ, ठीक है। तो ये सब के सब ओवरलैपिंग है जिसको अतिव्यापन कहते हैं। और ओवरलैपिंग आपके दो तरीके के होते हैं, एक होता है साइडवे ओवरलैपिंग, एक होता है एक्सियल ओवरलैपिंग। एक्सियल ओवरलैपिंग पे आपका बनता है कौन सा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड बनता है। वहीं पे साइडवे ओवरलैपिंग यानी कि पार्श्व अतिव्यापन पे आपका क्या बनता है, आपका पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो अभी सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पे लिखा है आफ्टर ओवरलैपिंग अ न्यू लोकलाइज्ड बॉन्ड ऑर्बिटल इज फॉर्म। मतलब एक फिर से बॉन्ड ऑर्बिटल का निर्माण होता है। और आपको पता है ऑर्बिटल यानी कि कक्षक जो है एक ऐसी जगह है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, यानी कि ऑर्बिटल इज द प्लेस वेयर मैक्सिमम पॉसिबिलिटी फॉर फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पॉसिबल, ठीक है। मतलब एक तरीके से इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की सर्वाधिक संभावना कहाँ होती है, ऑर्बिटल में, ठीक है। तो लिखोगे ये जो आपको अभी जो लोकलाइज्ड बॉन्ड ऑर्बिटल मिला है, विच हैव मैक्सिमम possibility for finding electrons, ठीक है, for finding electrons, क्लियर हो गया। देन आपका इसके बाद जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है, मतलब कोवैलेंट बॉन्ड बना, वो कैसे बनेगा, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन रेडियाई एंड द एक्यूमुलेटेड इलेक्ट्रॉन क्लाउड एंड बाय अट्रैक्शन बिटवीन स्पिन ऑफ एंटी स्पिन इलेक्ट्रॉन्स। मतलब अभी मैंने बात किया अगर स्पिन दोनों का सेम होगा तो उनके बीच रिपल्सन होगा, और रिपल्सन होगा तो कोवैलेंट आपके जो बॉन्ड है उनका फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए जो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। तो यहाँ पे सीधे सीधे लिख सकते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। यानी कि अगर देखें तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कि वैद्युत स्थैतिक जो आकर्षण है इसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखें तो जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग होगा उतना ही बड़ा बॉन्ड लेंथ होगा, यानी कि ग्रेटर इज द ओवरलैपिंग
ठीक है, वहां पे जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगा उतना ही बड़ा उसका बॉन्ड एनर्जी होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे बॉन्ड बहुत छोटा होगा। इसलिए अगर हम बात करें जब भी कभी सिग्मा बॉन्ड की बात करें तो सिग्मा बॉन्ड के समय जब भी कभी आप देखोगे तो उसका बॉन्ड साइज क्या होता है भाई, सबसे बड़ा होता है। यहीं पे अगर हम उसके बाद डबल बॉन्ड पे जाएं, ठीक है, तो डबल बॉन्ड का छोटा होता है, ट्रिपल बॉन्ड का और छोटा होता है। तो वही चीज यहाँ पे कह रहा है कि जितना बड़ा, अगर आप देखेंगे यहाँ पे क्या होगा, ओवरलैपिंग हो। ओवरलैपिंग का मतलब मान लेते हैं ओवरलैपिंग इतना हुआ यहाँ तक, ओवरलैपिंग मान लेते हैं यहाँ तक, तो बॉन्ड इतना बड़ा हुआ, ओवरलैपिंग और ज्यादा हुआ, बॉन्ड छोटा हो गया, ओवरलैपिंग और ज्यादा हो गया, बॉन्ड और छोटा हो गया, ओवरलैपिंग और ज्यादा हो गया तो बॉन्ड और छोटा हो गया। तो कहने का मतलब जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगा उसका बॉन्ड लेंथ उतना ही क्या होगा, छोटा होगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे अगला पॉइंट है ग्रेटर ओवरलैपिंग, ग्रेटर ओवरलैपिंग इससे क्या होगा, लेसर बॉन्ड लेंथ, ठीक है, ग्रेटर ओवरलैपिंग लेसर बॉन्ड लेंथ, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट हो गया। नेक्स्ट देन आपका जो ओवरलैपिंग का एक्सटेंट है, मतलब एक तरीके से ओवरलैपिंग कितना होगा वो कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। वो कौन कौन से हैं, आर्बिटल्स कौन कौन से इन्वॉल्व हो रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। यानी कि जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ आर्बिटल इन ओवरलैपिंग, ठीक है, जो पार्टिसिपेट करते हैं अतिव्यापन के समय, ठीक है। तो यहाँ पर, ठीक है, एक्सटेंट की बात करें, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग की अगर बात करें तो ये डिपेंड्स ऑन अगर हम बात करें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग की तो ये क्या लिखा है, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ ओवरलैपिंग, ठीक है। यहाँ पे जो आर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है। अब अगला पॉइंट, मोर क्लोजर द वैलेंस सेल्स आर टू द न्यूक्लियस मोर विल बी द ओवरलैपिंग एंड बॉन्ड एनर्जी विल ऑल्सो बी हाई। मतलब अगर हम यहीं पे इसकी बात करें, यही पॉइंट फिर से बोल रहा है कि ग्रेटर ओवरलैपिंग होगा तो लेसर बॉन्ड लेंथ होगा, और बॉन्ड लेंथ जितना छोटा होगा उसकी बॉन्ड एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है, उसकी बॉन्ड एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी क्योंकि उसको स्प्लिट कराने में आसानी से वो स्प्लिट नहीं होगा, ठीक है। यहीं पे अगर हम ओवरलैपिंग की बात करें तो बिटवीन टू सबसेल्स ऑफ सेम एनर्जी लेवल द सबसेल, ठीक है, मोर डायरेक्शनली कंसंट्रेटेड सोज मोर ओवरलैपिंग। यानी कि बॉन्ड एनर्जी की बात करें तो SS, SP और PP में अगर देखें तो सबसे ज़्यादा जो बॉन्ड एनर्जी होगी वो किस ओवरलैपिंग के बीच होगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे अगर यहाँ पे 2s और 2s हो रहा है, मतलब दो 2s ऑर्बिटल्स के बीच ओवरलैपिंग हो रहा है, ठीक है। यहीं पे 2s और 2p के बीच हो रहा है और यहीं पे 2p और 2p के बीच अगर ओवरलैपिंग हो रहा है तो सबसे ज़्यादा अगर देखें तो 2p के बीच, फिर देन उससे कम किसका होगा, 2s 2p, और सबसे कम क्या होगा, 2s की बॉन्ड एनर्जी होगी, ठीक है। तो ऑर्डर अगर हम देखें तो दो सबसेल्स हैं, यानी कि दो सबसेल का अगर ओवरलैपिंग हो रहा है तो यहाँ पे आर्बिटल की अगर ओवरलैपिंग हो रही है, दो सबसेल की आर्बिटल की ओवरलैपिंग हो रही है, यानी कि कक्षक का ओवरलैप हो रहा है, तो ऐसे समय में जो सेम होंगे उनका एक तरीके से अगर देखें तो उनका जो बॉन्ड एनर्जी होगा वो सबसे कम होगा। वहीं पे S और P, SPDF के हिसाब से देखें तो P और P का सबसे ज़्यादा, SS का सबसे कम है, और वहीं पे S और P यानी कि जो मिक्स्ड है उनका उससे क्या है, ज़्यादा है। क्लियर हो गया। यहीं पे S ऑर्बिटल की बात करें तो S ऑर्बिटल कैसा होता है, स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है। आपको पता है स्फेरिकली सिमेट्रिकल का मतलब अगर देखें तो वो गोलाकार संरचना होती है। S ऑर्बिटल कैसा होता है, गोलाकार होता है, और ये चीज़ आपने पढ़ा भी है कि जो S ऑर्बिटल है वो कैसा होता है, गोलाकार होता है। क्लियर। साथ ही साथ P ऑर्बिटल की बात करें तो P ऑर्बिटल कैसा होता है, आपका डम्बल शेप का होता है। तो जो S ऑर्बिटल है वो स्फेरिकली सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल मतलब सममित है, और सममित होने की वजह से ये सिर्फ और सिर्फ हेड की साइड, मतलब वो सीधे सीधे क्या कर सकता है, ओवरलैप कर सकता है, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें P ऑर्बिटल की तो P ऑर्बिटल कैसा है, डायरेक्शनली कंसंट्रेटेड है। मतलब अगर P ऑर्बिटल की बात करें
तो यहीं पे अगर हम किसकी बात करें, एस ऑर्बिटल की बात करें, तो एस ऑर्बिटल आपका ऐसे है। तो ये आपका जो एस ऑर्बिटल है ये आपका सिर्फ और सिर्फ कैसा ओवरलैप कर सकता है, हेड ओवरलैपिंग कर सकता है, ठीक है। और यहीं पे अगर पी ऑर्बिटल की बात करें तो ये आपका कैसा होता है, डम्बल शेप का होता है। तो ये साइड वे ओवरलैपिंग भी कर सकता है, कैसा कर सकता है, साइड वे भी कर सकता है और हेड वाइज भी कर सकता है, ठीक है, क्योंकि इसमें डायरेक्शनल जो कैरेक्टर है वो ज़्यादा है। तो जिस ओवरलैपिंग में या जिस ऑर्बिटल की डायरेक्शनली कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है वो दोनों तरीके के ओवरलैपिंग को शो करता है, हेड ओवरलैपिंग भी शो करता है और लैटरल या साइडवे ओवरलैपिंग भी शो करता है। क्लियर हो गया। जब भी कभी याद रखिए कि जब भी कभी आपका हेड ओवरलैपिंग होगा, ठीक है, जब भी कभी हेड ओवरलैपिंग होगा, हेड ओवरलैपिंग होगा तो हमेशा याद रखिए ऐसे समय में सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। वहीं पे अगर लैटरल ओवरलैपिंग हो रहा है, लैटरल ओवरलैपिंग हो रहा है तो ऐसे समय में याद रखिए कि यहाँ पर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। किस बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो अगर यहाँ पर सबसे पहले हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के फिर से पॉइंट्स पे जाएं तो किसने डिस्कवरी की थी, यानी किसने इसको इंट्रोड्यूस किया, किसने इसको बताया, तो सबसे पहले जो आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी था वो हिटलर और लंदन द्वारा कब दिया गया था, 1927 में। यहीं पर मॉडिफाई किसके द्वारा किया गया, पॉलिंग और स्लेटर द्वारा। कब मॉडिफाई किया गया, 1931 में मॉडिफाई किया गया था। अगला पॉइंट है, अगर अब यहाँ पे हमने पॉइंट्स वाइज सारी चीज़ें लिख दी हैं कि अगर हमें कोवैलेंट बॉन्ड बनाना है तो जो एटम्स हैं उनको बहुत ही क्लोज आना पड़ेगा, और क्लोज तब आएंगे जब उनमें क्या होगा, क्लोज आने के बाद उनमें क्या होना चाहिए, ओवरलैपिंग होनी चाहिए। मतलब उनके जो ऑर्बिटल्स हैं, मतलब एक एटम का जो ऑर्बिटल है वो दूसरे एटम के ऑर्बिटल से अति व्यापन होना चाहिए उसका, यानी कि ओवरलैपिंग होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, ऑर्बिटल शुड हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। मतलब भाई ओवरलैपिंग ऑर्बिटल तभी होगा ना जब उसमें एक में एक इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरे में एक इलेक्ट्रॉन होगा, तब जाके तो ओवरलैप होंगे। तो और उनके जो डायरेक्शंस होंगे वो अपोजिट, यानी कि एक ऐसे है तो दूसरा ऐसे होना चाहिए, मतलब स्पिन उनका क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। तो ऐसे रहेगा तब जाके उनमें क्या होगा, ओवरलैप होगा। समझ में आ रहा है। तो ये हो गया। तो ऑर्बिटल शुड हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, दीज इलेक्ट्रॉन्स शुड बी ऑफ अपोजिट स्पिन, यानी कि अपोजिट स्पिन होगा तब जाके तो उनमें ओवरलैपिंग होगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आफ्टर ओवरलैपिंग, जब ओवरलैपिंग हो जाती है तो अ न्यू लोकलाइज्ड बॉन्ड ऑर्बिटल इज फॉर्म्ड। मतलब भाई सिंपल सी बात, लोकलाइज्ड बॉन्ड ऑर्बिटल बनेगा। भाई ओवरलैपिंग जिसके बीच हो इसके बीच बॉन्ड बनेगा तो उसी को नाम देते हैं बॉन्ड ऑर्बिटल का, ठीक है। विच हैव मैक्सिमम पॉसिबिलिटी फॉर फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, वहाँ पे आपके पास मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है कि वहाँ इलेक्ट्रॉन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो याद रखिए ऑर्बिटल की डिफिनीशन ही यही होती है कि ऑर्बिटल अगर आपसे कोई पूछे तो आप बोलोगे जहाँ पर पॉसिबिलिटी इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की बहुत ज़्यादा होती है, सर्वाधिक होती है, उसी को हम ऑर्बिटल यानी कि कक्षक कहते हैं, ठीक है। देन आपका क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू, क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन यानी कि वैद्युत स्थैतिक जो आकर्षण बल है उसकी वजह से कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और ये किसके किसके बीच होता है, यहाँ पर अगर देखें तो स्पिन इलेक्ट्रॉन, जो एंटी स्पिन इलेक्ट्रॉन्स है, एक ऐसे है तो दूसरा ऐसे है, तो इनके बीच जो अट्रैक्शन है उनकी वजह से होता है, एंटी स्पिन इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन से। और साथ ही साथ जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन हैं उनके बीच जो आपका अट्रैक्शन होता है, इसकी वजह से आपका कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अगला लिखा है ग्रेटर ओवरलैपिंग लेसर बॉन्ड लेंथ, यानी कि जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग होगा उतना ही ज़्यादा बॉन्ड लेंथ कम होगा। जैसे कि मान लीजिए मार्कर है, अभी मार्कर का ओवरलैपिंग बहुत कम हुआ है तो ये बॉन्ड लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है। तो ये हो गया। देन आपका अब देखेंगे ओवरलैपिंग ज़्यादा तो बॉन्ड लेंथ और छोटी, ओवरलैपिंग और ज़्यादा तो बॉन्ड लेंथ छोटी होगी, और ओवरलैपिंग और ज़्यादा होगी तो बॉन्ड लेंथ छोटी होती जा रही है, यानी कि ग्रेटर ओवरलैपिंग होगा तो लेसर बॉन्ड लेंथ होगा, ठीक है। और जब भी कभी ध्यान में सुनिएगा बॉन्ड लेंथ अगर छोटा है यानी कि कम है तो याद रखिए बॉन्ड एनर्जी हाई होगी यानी कि ज़्यादा होगा। क्लियर। देन आपका क्या है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, वो नेचर ऑफ ओवरलैपिंग पर डिपेंड करता है। मतलब कौन सा ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है, एसएस ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा,
या sp या pp ऑर्बिटल, ठीक है, तो ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बॉन्ड एनर्जी की बात करें तो बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर अगर देखें तो ss में कम होता है, यहीं पे s और p में आपका उससे ज़्यादा होगा, और सबसे ज़्यादा p और p, यानी कि अगर हम p और p की बात करें तो इनमें हेड ऑन कोलिजन भी हो सकता है और साइड वे यानी कि लैटरल ओवरलैपिंग भी हो सकता है। देन हमने आपको बताया कि जितना क्लोज वैलेंस शेल होगा किसके, न्यूक्लियस के, उतना ही उस पर क्या होगा, ओवरलैपिंग होगा, और जितना ओवरलैपिंग ज़्यादा होगा उतनी ही बॉन्ड एनर्जी उसकी भी क्या होगी, हाई होगी। देन हमने आपको क्या बताया लास्ट पॉइंट इसका, कि जो आपके जो हेड ओवरलैपिंग है वो तभी होगा जब उसमें क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्म है, यानी कि हेड ओवरलैपिंग के द्वारा क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। वहीं पे अगर आपका लैटरल ओवरलैपिंग होता है तो क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक है। और सिग्मा बॉन्ड ध्यान में रखिएगा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, वहीं पे पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है, लेकिन ये भी समझ लीजिए कि पाई बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड के प्रेजेंस में ही बनता है। किसके प्रेजेंस में बनता है, सिग्मा बॉन्ड के प्रेजेंस में, यानी कि उपस्थिति में ही हमेशा पाई बॉन्ड का यानी कि पाई बंध का निर्माण होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक चीज और बताई थी कि जो s ऑर्बिटल है वो स्फेरिकली सिमेट्रिकल है। कैसा है, स्फेरिकली सिमेट्रिकल है, और ये सिर्फ और सिर्फ हेड ऑन कोलिजन यानी कि हेड ऑन ओवरलैपिंग शो कर सकता है। यहीं पे अगर हम बात करें p ऑर्बिटल की तो p ऑर्बिटल जो है वो डायरेक्शनल कंसंट्रेटेड है, यानी कि ऐसे चीजें जो डायरेक्शनल कंसंट्रेटेड होती हैं या ऐसे ऑर्बिटल्स जो डायरेक्शनल कंसंट्रेटेड होते हैं वो हेड ओवरलैपिंग भी शो करते हैं और साथ ही साथ लैटरल ओवरलैपिंग भी शो कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बेसिस पर जो बॉन्ड है वो दो तरीके के होते हैं आपके। तो यहाँ पे क्या होता है, एक होता है सिग्मा बॉन्ड और एक होता है पाई बॉन्ड। अगर हम सिग्मा बॉन्ड की बात करें तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, एंड टू एंड ओवरलैपिंग से। और कैसे होगा, दो s ऑर्बिटल या तो आपस में ओवरलैप करें या दो p ऑर्बिटल ओवरलैप करें या एक s और एक p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करें। यानी कि अगर सिग्मा बॉन्ड बनना है तो या तो दो s ऑर्बिटल हेड ऑन कोलिजन करें या तो दो p ऑर्बिटल हेड ऑन कोलिजन करें या एक s और एक p हेड ऑन कोलिजन करें, यानी कि हेड ऑन ओवरलैपिंग करें। यानी कि इसको हम बोलते हैं सिरा अतिव्यापन। हेड ऑन का मतलब सिरा अतिव्यापन, ठीक है, ये भी बोल सकते हैं। जो सिग्मा बॉन्ड है वो आपका स्ट्रॉन्गर होता है। अभी सिग्मा बॉन्ड के कैरेक्टर से बता रहे, सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्गर होता है, यानी कि अगर देखें इन कंपैरिजन टू पाई बॉन्ड तो ये स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। देन आपका क्या है, बॉन्ड एनर्जी इसकी क्या होगी, ज्यादा होगी। मतलब एक सिग्मा बॉन्ड टूटेगा और एक पाई बॉन्ड टूटेगा तो बॉन्ड एनर्जी किसकी मिलेगी आपको, यहाँ पे उसको तोड़ने के लिए जो रिक्वायरमेंट बॉन्ड एनर्जी होगी वो ज्यादा होगा किसका, सिग्मा बॉन्ड का। यहीं पे अगर हम सिग्मा बॉन्ड को देखें तो मोर स्टेबल है, यानी कि सिग्मा बॉन्ड हमेशा स्टेबल माना जाता है। यहीं पे आपका जो पाई बॉन्ड है वो लेस स्टेबल माना जाता है। सिग्मा बॉन्ड आपका लेस रिएक्टिव होता है, पाई बॉन्ड सबसे पहले रिएक्शन में टूटता है, देन जाके आपका सिग्मा बॉन्ड टूटेगा। तो जितने पहले पाई बॉन्ड होंगे पहले वो रिएक्शन करते हैं, देन जाके आपका सिग्मा बॉन्ड रिएक्ट करता है। इसलिए लेस रिएक्टिव कौन है, सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड आपका मोर रिएक्टिव है, ठीक है। और वहीं पे सिग्मा बॉन्ड की बात करें तो एग्जिस्ट कर सकता है इंडिपेंडेंटली, मतलब एक सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड है, लेकिन पाई बॉन्ड कभी भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। वो हमेशा किसके साथ रहेगा, सिग्मा बॉन्ड के साथ रहेगा। मतलब अगर हम कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड देखें तो ये तो सिग्मा बॉन्ड हो गया, लेकिन यहीं पे अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड देखें या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड देखें तो इसमें एक सिग्मा एक पाई है और इसमें एक सिग्मा और ये बाकी कितने हैं, दो पाई बॉन्ड होते हैं। तो पाई बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड की प्रेजेंस में बनेगा, लेकिन सिग्मा बॉन्ड अकेले बनता है, यानी कि उसके लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें पाई सिग्मा बॉन्ड के लिए तो सिग्मा बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वो सिमेट्रिकल होता है, लेकिन यहीं पे अगर हम बात करें पाई बॉन्ड की तो वहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड एबव द प्लेन और बिलो द प्लेन होता है। तो चलिए पाई बॉन्ड में अगर देखें तो पाई बॉन्ड जो होता है वो साइड वाइज यानी कि साइड वे ओवरलैपिंग से होता है, यानी कि लैटरल ओवरलैपिंग से होगा, और किसके किसके बीच, p ऑर्बिटल्स के बीच, और p ऑर्बिटल के बीच साइड वे ओवरलैपिंग से होगा, क्लियर। देन आपका ये कैसा होता है, लेस स्ट्रॉन्ग होता है और साथ ही साथ बॉन्ड एनर्जी भी आपकी कम होती है, लेस स्टेबल होता है इन कंपैरिजन टू सिग्मा बॉन्ड।
और साथ ही साथ ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, जबकि आपका सिग्मा बॉन्ड उतना रिएक्टिव नहीं होता है। ये आपका जो पाई बॉन्ड है ये किसकी प्रेजेंस में बनता है, हमेशा सिग्मा बॉन्ड की प्रेजेंस में ही बनता है, और इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है एबव होता है, यानी कि एबव और बिलो द प्लेन होता है, ये तो चीज़ आपको पता है। यहीं पे हाइब्रिडाइजेशन अब अगला टॉपिक है, ये मैं आपको जीओसी में भी पढ़ा चुका हूँ। तो हाइब्रिडाइजेशन अगर बात करें तो इसके पहले डिफिनीशन हम लोग सिर्फ देख लेते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। तो जीओसी की टॉपिक का जो मैंने पढ़ाया हाइब्रिडाइजेशन उसको माइंड में ले आइए और यहाँ पे समझिए कि जब कभी, ठीक है, ऐसे ऑर्बिटल्स आपस में इंट्रोड्यूस हों जिनसे सेम एनर्जी का हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा अगर ऑर्बिटल आपस में क्या हो रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं, तो उनके मिक्सिंग से उतनी ही संख्या में सेम एनर्जी के हाइब्रिड ऑर्बिटल का निर्माण हो, यानी कि संकर कक्षक का निर्माण हो, तो इसे हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि संकरण का नाम देते हैं, ठीक है। और जो कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन था उसको पाउलिंग और स्लेटर ने इंट्रोड्यूस किया था, वही हैं जिन्होंने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को मॉडिफाई किया था, कब, 1931 में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद आपको ये भी बताया था कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं यहाँ पे और इनमें sp sp2 sp3 हाइब्रिडेशन, फिर आपका sp3d sp3d2 sp3d3 और यहाँ पे d sp2, ऐसे तरीके के हाइब्रिडेशन होते हैं जिनके बेसिस पर हम क्या करते हैं, ज्योमेट्री का पता करते हैं। तो हाइब्रिडेशन टॉपिक जो केमिकल बॉन्डिंग का है ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।